से। घुटने की वजह से हुई है और कातिल कितना ही चालाक क्यों ना कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। मैं जरीना, हम दो बहनें और एक भाई हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, मैं दूसरे नंबर पे हूँ और एक छोटा भाई। घर का सारा काम मैं करती थी, अम्मी तो बस छोटे भाई में लगी रहती थी। अब्बा दुबई में ड्राइवरी करता था। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी हमारे घर, अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ था। अब्बा हर साल रमज़ान में आया करता था। मैं अब्बा की लाडली थी, कुरान हिफ्ज़ कर रही थी मैं। शौकत मेरी फूफी का लड़का था, अक्सर हमारे घर आया जाया करता था। शौकत भाई, हाथ छोड़े मेरा। ये हाथ मर पर ना छोड़ने के लिए पकड़ा। शौकत भाई, एक तो तुम मुझे भाई क्यों कहती हो बार बार? नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई। मैं आपको भाई समझती हूँ। तुम्हारे समझने से हम बहन भाई थोड़ी हो जाएंगे। खैर तुम नहीं समझोगी। मैं अब्बा को बता दूंगी। ओ, फिर तो जाना पड़ेगा भाई। ओके यार, थोड़ा थोड़ा। सच्ची बात तो ये है कि मुझे शौकत भाई बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बहुत छिछोरी हरकत की थी। मैंने अब्बा को बताने की धमकी भी दी,
फिर वो 2-3 हफ्तों तक घर नहीं आए। और फिर एक दिन माने की तरह। पता नहीं, कमरे में होंगी। ये क्या है शौकत भाई? फिर भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज वैलेंटाइन डे है, प्यार करने वाले एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप? सरीना, मोहब्बत करना क्या जुर्म है? इस पर मामू आ जाए तो मैं तेरा रिश्ता लेने आऊंगा। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। सच बता ना, मैं तुझे बुरा लगता हूँ? बता ना। नहीं। मैं तो वैलेंटाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे शौकत के दिए हुए फूलों कार्ड बहुत अच्छे लगे। मैं दिल ही दिल में शौकत से शादी के बारे में सोचने लग गई और इसीलिए मैं अब्बा के आने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि वो हर साल रमज़ान में आया करते थे। अब्बा हमेशा मुझे अपने बराबर में बिठाते थे। आओ बेटा, मेरे पास बैठो इधर। लड़की जात पराई होती है, इतना लाड प्यार ना करें वरना इसका दिमाग खराब हो जाएगा। अरे ये लाडली है। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। बैठे। भाई सिगरेट से बात नहीं बनेगी। हाँ भाई, बम्पर प्राइस जो खुला है। अरे फिक्र क्यों करते हो, एक बार काम होने दो, पार्टी भी कराऊंगा और ऐश भी करवाऊंगा। किस्मत हो तो शौकत भाई जैसी हो, सोने की कान पर जो बैठे हुए हैं। तो फुटपाथ पे बैठे हैं यार। क्या हो गया यार? क्या हो गया? अबे मामू था मेरा यार, तुम लोग कितनी बार बोले मोहल्ले में बैठ के ऐसी बातें नहीं किया करो। वो तो सिगरेट तो बना, क्या हो गया? चला गया ना अब तो। बना है। क्या हो गया, तू क्यों नहीं बना रहा? जरखान, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। हाँ हाँ, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, जो जी चाहे ले जाओ, मांगने की क्या जरूरत है? मैं जरीना को अपनी बेटी बनाने आई हूँ। सरीना तुम्हारी बेटी तो है, तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? रिश्ता? कौन सा रिश्ता? शौकत और जरीना का रिश्ता। और किसका रिश्ता? दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। नहीं बाजी नहीं, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? असल में बाजी, मैं जरीना का रिश्ता खानदान से बाहर करना चाहता हूँ। क्या खानदान के रस्म और रिवाज तोड़ दोगे? बाजी बहरहाल मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। क्यों? क्या खराबी है शौकत में? सबसे बड़ी खराबी तो यह है कि वो कोई काम धंधा नहीं करता। पिछले साल उसको दुकान करके दी थी, सारे का सारा पैसा उसने दोस्तों में लुटा दिया। बिल्कुल निकम्मा है, निकम्मा। कारोबार में तो नुकसान हो ही जाता है, ये कौन सी नई बात है? शादी होगी, ठीक हो जाएगा, काम धंधा भी करने लगेगा। बहरहाल बाजी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब्बा ने ये रिश्ता नामंजूर कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रात भर रोती रही। किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मुझे शौकत से प्यार हो गया था। अब्बा दुबई चले गए। शौकत हमारे घर आके रहने लगा और हमारा प्यार ऐसा ऐसा बढ़ने लगा। हम दोनों एक दूसरे के आदी हो गए थे। जिस दिन शौकत मुझसे मिलने नहीं आता, मुझे ऐसा लगता कि जैसे अभी दिन शुरू ही नहीं हुआ।
फिर शौकत मुझे अपने स्कूटर पर मदरसे छोड़ने लगा। हम घंटों पार्क में बैठे एक दूसरे को देखा करते। मुझे शौकत के साथ रहना, उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। हम कभी किसी आइसक्रीम पार्लर में जाकर बैठ जाते। शौकत, तुम कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? कर तो रहा हूँ। तुमसे प्यार करना भी तो नौकरी है, तुम्हें सारा दिन इधर से उधर लेके घूमना भी तो नौकरी है। पर तुम अच्छी सी नौकरी कर लोगे तो अब्बा आसानी से मान जाएगा। क्यों करूँ मैं नौकरी? मुझे नहीं करनी नौकरी। और वैसे भी मामू के पास जो कुछ भी है वो मेरा ही तो है। हाँ वो तो। देख जरीना, मामू के पास जो इतना पैसा, इतनी जायदाद है, वो अपनी बेटी को देंगे कि नहीं देंगे? देना तो उन्हें पड़ेगा। जो तेरा वो मेरा। हाँ, पर अब्बा ना माना तो? मामू माने या ना माने, शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा। और अगर मेरी शादी तुझसे ना हुई ना तो मैं सबको कत्ल कर दूंगा। मुझे भी? हाँ तुझे भी। और मैं खुद को भी गोली मार दूंगा। मैं इसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि मुझे इसकी कही हुई गलत बात भी सही लगती थी। मैं बहुत खुश थी। शौकत मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया था। मैं उसके बगैर एक लम्हा भी गुजारने को तैयार नहीं थी। अम्मा बीमार रहने लगी थी। शौकत रात में भी हमारे घर रहने लगा था। अम्मा की बीमारी की खबर सुन के एक रात अचानक अब्बा घर आ गए। इस वक्त कौन आ गया? तुम रुको, मैं देखता। मामू, आप क्या कर रहे हैं? मैं वो मामू। मामू तू चुप रहे। मामू जा रहा हूँ, मामू जा रहा हूँ मैं। दफा हो जाए यहाँ से और आइंदा मुझे शक्ल मत दिखाना। हाँ जा रहा हूँ। अब ज्यादा कर रहे हो मामू, बहुत महंगा पड़ेगा आपको। पुलिस को बुलाओ। हाँ जा रहा हूँ। एक बात याद रखना, जरीना मेरी है, तुम्हारे पास इमानत है। किसी और को दी तो तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। हाँ जा रहा हूँ मैं तुम्हारे पास से। और तू अंदर चल। ये क्या करना मैं करती रही यार तुम पे? मैं यहाँ नहीं था तो ये कब किया तुमने? इधर देखो भाई। शौकत चला गया। अब्बा ने मुझे बहुत मारा। अब्बा जितना मुझे मारता, शौकत से मेरा प्यार उतना ही बढ़ता चला जाता। मेरी तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। मुझे पहली दफा अब्बा से नफरत महसूस होने लगी। इंसान जितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है, इतनी ही शिद्दत से नफरत भी करता है। अब्बा हमारी खुशियों का कातिल था। अब्बा ने मेरा आना जाना बंद कर दिया था। मुझसे मोबाइल फोन छीन लिया था, जिसकी वजह से मैं शौकत से किसी भी तरह कांटेक्ट नहीं कर सक रही थी। मुझे 4 दीवारी में बंद कर दिया था। मैं दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती, छत को तकती रहती थी। मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आते रहते थे। अब्बा अगर हमारी शादी के लिए मान जाता तो शायद ये सब ना होता। मैंने अम्मा से बात की, उनको मनाने की कोशिश की कि वो किसी तरह अब्बा को मनाए। अम्मा मैं शौकत के बगैर मर जाऊंगी। तेरे दिमाग से अभी तक शौकत का भूत उतरा नहीं है? अम्मा तुम तो मेरी माँ हो, तुम तो मेरे जज्बात समझने की कोशिश करो। आखिर क्या खराबी है उसमें? बहुत सारी खराबियां उसमें। शराब, चर्च और पता नहीं क्या कुछ करता रहता है। और तो और गंदी गंदी औरतों के पास भी जाता है। झूठ है ये सब। अम्मा तुम अब्बा से एक दफा बात कर लो, वो ये सब छोड़ देगा, मेरा वादा है। मैं इस मौजू पे तेरे बाप से कोई बात नहीं करूंगी। और वैसे भी अगर तू गांव में होती ना तो इस वक्त तेरी बोटियां बोटियां हो चुकी होती। इस जिंदगी से बेहतर तो मौत है।
मैं हर रोज मौत की दुआ मांगती रहती। मौत, अपनी मौत, अम्मा की मौत, अब्बा की मौत। 3 महीने गुजर गए। मेरे लिए तो जैसे 3 सदियां हों। मैं तो एक चलती फिरती लाश बन गई थी। फिर एक शाम एक बच्चा आया। इधर उधर देखने के बाद उसने मेरे हाथ में एक डब्बा दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है। उसने मुझे कहा कि मुझे शौकत भाई ने भेजा है। उस डब्बे में मोबाइल था। फिर मैं अक्सर उस मोबाइल पे शौकत से छुप छुप के बातें किया करती थी। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो ओके, तुम निकलो। हेलो हेलो, कहाँ हो, कैसे हो, मिलने क्यों नहीं आते? सरीना, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। हम मौका देख के भाग जाएंगे और फिर शादी कर लेंगे। कब? अब मुझसे इंतजार नहीं होता। सब्र करो, सब ठीक कर दूंगा मैं। बुड्ढे की शराफत तो मैं खाक में मिला दूंगा। शौकत खान नाम है मेरा, शौकत खान। तुम बस मेरा इंतजार करती रहो और मेरा साथ देती रहो। जेवरात और पैसा देख कर रखो। तुम्हें मैं 1-2 घंटे पहले कॉल करूंगा। तुम जेवरात और पैसा लेकर वहां आ जाना, ठीक है? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो शौकत, मैं तैयार हूँ। पैसे जेवरात सब तैयार है, आज ही भाग चलते हैं। नहीं जरीना, ऐसे नहीं। अगर हम भाग गए तो हमारे हाथ से सारी जायदाद, सारा पैसा, सब कुछ निकल जाएगा। मैं सब कुछ किसी और के हाथ लगने नहीं दे सकता। हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। हमने फैसला कर लिया था अब्बा को रास्ते से हटाने का। यहाँ तक कि मंसूबा भी तैयार कर लिया था। अब सिर्फ मौका मिलने की देर थी। मैंने सोच लिया है, तुम मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो ये काम मैं खुद ही कर लूंगी। तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ हाँ हाँ, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करूंगी, अपना ख्याल रखना। अभी फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। सबसे पहले मैंने खुद को नॉर्मल किया। अब्बा से दुआ सलाम शुरू की। हंसने मुस्कुराने लगी और ये तासुर देने लगी कि जैसे शौकत का भूत उतर चुका है। अब्बा अम्मा दोनों बहुत खुश थे। मैंने फिर से किचन संभाल लिया। अब्बा की पसंद के खाने बनाने लगी और उस दिन का इंतज़ार करने लगी कि अम्मा घर से जाएं। मुझे 2-3 दिन भी लग सकते हैं बेटा, और वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आज रात को ही वापस आ जाऊं। अम्मा तुम बेफिक्र हो जाओ। चलो बेटा, हाँ। जरीना, जी अम्मी।
पे अब्बा का ख्याल रखना तुम। अम्मा बेफिक्र होकर जाओ और आराम से आना, मैं उनको कोई तकलीफ होने नहीं दूंगी। हेलो शौकत, आज रात अम्मा घर पे नहीं होगी और अब्बा ठीक 7:30 बजे खाना खा लेते हैं और 8 बजे लाइट चली जाएगी। गली में अंधेरा होगा, मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगी ठीक 8 बजे। तुम आसपास ही रहना, ठीक है? आई लव यू शौकत। बाय। 7:30 बजे मैं अब्बा के आने का इंतजार करने लगी। चंद ही लम्हों में अब्बा आ गए और उन्होंने मुझसे खाने की तलब की। सरीना बेटी, जरा जल्दी से खाना ले लो। अच्छा अब्बा। मैंने अब्बा से कहा कि मैं उन्हें गरम करके खाना देती हूँ। वो मेरा इंतज़ार करने लगे और मैंने प्लान के मुताबिक अब कार्रवाई कर दी। खाना खाते ही अब्बा को चक्कर सा आ गया और वो बिस्तर पर सोने चले गए। बेटा मैं थक गया हूँ, ऐसे नींद से आ रही है, मैं जरा आराम करने जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक 8 बजे लाइट भी चली गई। अब्बा को सोता देखकर मैंने शौकत को मिस कॉल दी। बज़ाहिर सब कुछ मंसूबाबंदी के तहत ठीक ठीक हुआ था। जी सर, मैंने फोन किया था जी, ढाका है जी, ढाका। 7 लाख नकदी और जेवरात सब ले गए जी। 7 लाख? जी हाँ जी, 7 लाख। मामू ने मुझे कारोबार के लिए देना था जी। मामू मुझसे बहुत प्यार करते थे, जालिम ने सब तबाह कर दिया जी। आप बेफिक्र हो जाइए, कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, हमसे नहीं बच सकता। और अगर कानून से बच भी गया तो ऊपर वाले से तो नहीं बच सकता ना। जी जी, कातिल को बचना भी नहीं चाहिए जी। आप पूरी कोशिश करें कातिल को पकड़ने की। आप पैसे की फिक्र मत कीजिएगा। मैं सर जी कफन दफन का इंतजाम करता हूँ। ये जो बंदा अभी यहाँ खड़ा था मेरे साथ, शौकत नाम है इसका, इसको जरा वॉच करना, ठीक है?
और उदास भी। अब्बा के मरने का गम तो था, मगर शौकत के मिलने की खुशी ज़्यादा थी। हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे चीज़ें तेज़ी से मामूल पर आती जा रही थी, अब्बा के 40वें के बाद हमारी शादी तय हो गई थी। अम्मा भी आहिस्ता आहिस्ता अब्बा का गम भूलने लगी थी। कहीं जा रहे हो? हाँ, थाने तक जा रहा हूँ। क्यों? थाने क्यों? कातिल का मालूम करने। बड़ा शातिर दिमाग आदमी हूँ, तू नहीं समझेगी। समझाओ। अरे इससे पहले कि पुलिस हमसे कोई चीज पूछे, मैं खुद थाने जाके कातिल का मालूम कर लेता हूँ और ये पूछता हूँ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कह रही है। आता हूँ मैं। जी सर, कातिल का कुछ पता चला? मेरा मतलब है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो साफ साफ कहती है कि कातिल कोई जानने वाला ही है। जानने वाला? पर मेरे मामू तो बहुत शरीफ आदमी थे, उनकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो आप बताएंगे। सर, तफ्तीश करना तो आपका काम है, मैं भला कैसे बता सकता हूँ? अरे छोड़े शौकत साहब इन बातों को, वो कुछ पैसे वैसे की बातें कर रहे थे आप। कातिल तो पकड़ा जा चुका है, कितने पैसे देंगे आप? कातिल पकड़ा गया? कहाँ है कातिल सर? मेरे सामने। जी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक और यकीन में एक सीढ़ी का ही तो फर्क है शौकत साहब। देखिए सर, आप हमसे हमदर्दी करने के बजाय मुझ पर शक कर रहे हैं। जान माल हमारा गया, नुकसान हमारा हुआ, शक भी मुझ पर। जरीना से कब से ताल्लुकात दे रहे हैं? जी जी का बच्चा वो शराफत से जवाब देता है या तुझे ड्राइंग रूम की सैर कराऊं? मैं तुम्हारी पेटी तुड़वा दूंगा। रमदाद ले जा सर। अली भाई, मैं वो शरीफ आदमी हूं, मुझ पर शक कर रहे हैं। सब खत्म हो गया, सारे ख्वाब लम्हे में टूट गए। बहुत पक्का मुजरिम है ये। हाँ, बहुत ही पक्का मुजरिम लगता है। देखो शौकत खान, सच सच बता दो, मैं रियायत कर दूंगा, वरना फांसी की सजा होगी तुझे। मैंने कत्ल नहीं किया साहब, आप खामखा शक कर रहे हैं साहब, मैंने नहीं किया। जरीना ने सब कुछ बता दिया है। क्या? मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जरीना ने सब बता दिया? हाँ। ये सब उसका मंसूबा था साहब, उसने मुझसे कहा था मामू को कत्ल करने का। सब मैंने कत्ल नहीं किया था, मुझे माफ कर दो। अब मैं 24 घंटों मौत की दुआ मांगती हूँ, फिर ये सोचती हूँ कयामत तक मौत ना आए। मैं मरने के बाद अब्बा के सामने कैसे जा पाऊँ?